नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन और आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की 10 आर्ट्स की सीरीज में जो प्री को फोकस करके हमने बनाई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें 90% क्वेश्चन पॉलिटी के जो होंगे वो इन सीरीज से होने वाले हैं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। दूसरा दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग एक बार एक नज़र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन आते कैसे हैं और हमको उनको टैकल कैसे करना है। और एक बात और कहूंगा कि दूसरा दोस्तों, आपको अनअकैडमी का कोई भी अगर आपको सिर्फ कोर्स लेना है तो आप निपुण 810 कोड का यूज करें और हैवी डिस्काउंट को क्या करें, प्राप्त करें। दोस्तों जो 10 लेक्चर हमारे हैं, इन 10 लेक्चर का मैंने पूरा आपको प्लान भी दे रखा है। जो पहला हमारा हो चुका है दोस्तों, वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके अलावा हमारे संविधान का जो हम बेसिकली बात करें कि आपका संवैधानिक विकास के बारे में, और इसके अलावा आपका संविधान संशोधन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, प्रेम्बल के ऊपर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। मैं हमेशा एक बार बोलता हूं दोस्तों, प्रेम्बल इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेम्बल को आपने समझ लिया तो बहुत सारी इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उदाहरणाएं हैं, और उन उदाहरणों से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हर साल प्रेम्बल से एक क्वेश्चन आता जरूर है। एवरी ईयर लगभग एक क्वेश्चन आता जरूर है। और मैं ये कहूंगा कि वो क्वेश्चन बेटा केवल ये नहीं कि आपको प्रेम्बल से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रेम्बल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रेम्बल जो है वो क्या है, बेस है पूरी पॉलिटी का। प्रेम्बल में जो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, उन कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो बेटा पूरी पॉलिटी क्या होगी, जस्ट लाइक च्युइंगम हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ जस्ट लाइक टॉफी हो जाएगी। तो आइए प्रेम्बल की बात करते हैं। दोस्तों प्रेम्बल आपके सामने है, और मैंने फिर कहा था कि देखिए ये प्री का लेक्चर है और मैं उनके बच्चों के लिए लेक्चर ले रहा हूं जिन्होंने पॉलिटी पहले से पढ़ी हुई है। जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए हैं उनकी तो बात अलग है, जिन्होंने नहीं भी लिया है लेकिन अगर कायदे से उन्होंने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आप जानते हैं 120 आर्ट्स का काम मैं 10 आर्ट्स में करा रहा हूं, तो इसका मतलब स्पीड भी तेज होगी और बहुत तेजी से हम चीजों को करेंगे। तो आइए प्रेम्बल की बात करें। प्रेम्बल को दोस्तों जब हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद बेटा इसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको मैंने पीडीएफ में दे दूंगा। मैंने कहा था कि जितनी भी मेरी पीपीटीज हैं वो सारी पीपीटीज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको क्या होगा, पूरा पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरा नाम निपुण आलम बैन, उसको आप सर्च कीजिए और सर्च करके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स को आप देख लीजिएगा। दोस्तों जब हम प्रेम्बल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो प्रेम्बल को स्टडी करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये 4 बातें दोस्तों निकल कर आती हैं। पहला, पूरा प्रेम्बल को जब हमने स्टडी किया तो पूरी प्रेम्बल को स्टडी करने के बाद हमारे सामने मूलभूत 4 बातें, बेसिकली 4 बातें समझ में आती हैं, 4 बातें निकल कर आती हैं। पहला कि भारत में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च शक्ति किसमें केंद्रित है। दूसरा, शासन व्यवस्था का स्वरूप, कि आपका जो बेटा पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, यानी कि आपकी जो गवर्नेंस है वो कैसी है, पूरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये आपको पता चलता है। और तीसरा, आपके राज्य का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। और अंतिम दोस्तों निकल के आती है तारीख, की किस संविधान को, किस तिथि को आपका क्या संविधान लागू हुआ। जैसे पहला तत्व तो आपका क्या है दोस्तों, पहला तत्व है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत अगर हम बात करें कि हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, और वो है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनता। ये क्लियर कैसे होगा, क्लियर होता है प्रेम्बल की फर्स्ट और लास्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, यानी कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। बेटा अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट का मतलब होता है अपने अंग के रूप में, अपने हिस्से के रूप में। जिस प्रकार मां अपने पुत्र या पुत्री को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करती है, उसी प्रकार हम भी अपने संविधान को अपने पार्ट, अपने शरीर के अंग, अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। और अगला है आपका बेटा अधिनियमित यानी कि इनेक्ट, अर्थात वाद विवाद के बाद क्या करना, पारित करना। किसी भी मुद्दे को डिस्कशन के बाद पारित कौन कर सकता है दोस्तों, जिसके पास उसकी अथॉरिटी होती है। तो संविधान पास किसने किया, संविधान पास किया जनता ने। आप कहेंगे सर नहीं, संविधान सभा ने पास किया। तो भाई संविधान सभा भी कौन थी, संविधान सभा में तो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल, तो वो जनता के ही प्रतिनिधि। जिसके प्रकार हम आज भी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, कोई भी मंत्री बात करें, कोई भी साइन करते हैं, तो बेटा किसकी अथॉरिटी,
अगर हम बात करें प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बात करते हैं, साइन करते हैं, तो दे आर द फेस ऑफ द 130 करोड़ पीपल, हाँ या ना, क्लियर, उसी आधार पर। तो वो जो पास करे बेटा हमने पास किया है। और फिर आत्माप्रीत यानी कि गिव टू आवर सेल्फ, अर्थात अपनी आत्मा पर, अपने हृदय पे स्थान देना। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे दिल में कौन रहता है दोस्तों? संविधान रहता है, क्लियर। तो ये 3 शब्दावली से फर्स्ट और लास्ट लाइन से क्लियर होता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जो है वो किस में केंद्रित है? जनता में केंद्रित है। फिर बेटा बात करें शासन व्यवस्था का स्वरूप। शासन व्यवस्था का स्वरूप को दोस्तों याद करने के लिए मेरे पास एक कोड है जो मैंने बनाया हुआ है, सपस पलग। सपस पलग, सपस पलग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी कि आपको सिंपल बेटा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि आपके प्रेम्बल का सही स्वरूप क्या है। शायद 2021 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है पीली के अंदर। तो बेटा ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक शब्दावली को, पहली शब्दावली क्या है दोस्तों? आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों यहाँ पर 2 शब्द, संपूर्ण को अलग लिख दीजिए और प्रभु संपन्न को अलग लिखिए। दोनों शब्दों को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। संपूर्ण क्यों जोड़ा? और इंग्लिश में दोस्तों संपूर्ण का कोई अर्थ नहीं, सिंपल सोवरिन लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर प्रेम्बल को देखेंगे तो इंग्लिश में केवल सोवरिन यूज किया है, हिंदी में संपूर्ण शब्द जोड़ा गया है। हालांकि सोवरिन शब्द अपने आप में ही पर्याप्त है। सोवरिनिटी का या सोवरिन का अर्थ होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में निर्णय लेने की आजादी। यानी कि हमारे ऊपर जब भी हम कोई निर्णय लें, कोई डिसीजन ले, हमारी सरकार कोई निर्णय ले, क्योंकि राज्य का निर्णय अर्थात सरकार का निर्णय, राज्य तो हमको दिखता नहीं, मानचित्र देखकर हम बोल देते हैं भारत राज्य, लेकिन सरकार हमको काम करते हुए दिखती है। हमको प्रधानमंत्री दिखते हैं, विदेश मंत्री दिखते हैं, रक्षा मंत्री दिखते हैं, गृह मंत्री दिखते हैं काम करते हुए। तो सरकार जो कार्य करे, सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, ना तो कोई बाह्य दबाव ना ही आंतरिक। अगर अमेरिका के कहने पर, रूस के कहने पर, चीन के कहने पर हम अपनी कोई बाह्य नीति परिवर्तित करते हैं तो हम कहेंगे कि भारत सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है। और अगर हम अपनी इंटरनल पॉलिसी चेंज करते हैं किसी भी सरकार के दबाव में आकर, किसी देश के दबाव में आकर, या आंतरिक किसी संगठन के दबाव में आकर, किसी संस्था, किसी व्यक्ति के दबाव में आकर, तो वो भी कहा जाएगा कि भारतीय सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है। तो क्या हम संप्रभु हैं? दोस्तों यह भी बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये मेंस का विषय हो जाता है, मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। बस मैं इतना कहूंगा कि आज सार्वभौमिकरण के दौर में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, अगर आज किसी देश को हम ये कहें कि वो पूर्ण रूप से सोवरिन है तो कोई भी नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, क्योंकि आपस में क्या है? डिपेंडेंसी है, अर्थात आपस में क्या निर्भरता है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से बात करें या अन्य और मामलों से बात करें, तो अंतर निर्भरताएं हैं, निर्भरताएं। उसी को बेटा कहा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जब हम कोविड-19 के दौर को देखते हैं तो कोविड-19 के दौर में क्या? आत्मनिर्भरता के दौर चला है ना। ग्लोबलाइजेशन से किसकी ओर? हम लोग क्या? सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। सभी देशों ने दोस्तों मोटा ये पॉलिसी को क्या एडॉप्ट किया था। तो चलिए, तो बेटा ये बात, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी, लेकिन फिर भी सब देश अपनी संप्रभुता को क्या बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और यही देश का सबसे बड़ा बेटा ऑब्जेक्टिव भी होता है। अगर पूछे ना किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखना। अब यहां में प्रश्न उठता है कि संपूर्ण शब्द क्यों जोड़ा गया? दोस्तों क्या था कि जब हम लोग यूएनओ के मेंबर बनते हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर बनते हैं, तो एक क्वेश्चन उठा दिया गया कि क्या अब हमने दोबारा फिर ब्रिटेन को अपनी संप्रभुता दे दी है, अब ब्रिटेन हमारे मामले में निर्णय लेगा, या हम यूएनओ मेंबर बन गए, यूएनओ हमारे बारे में निर्णय लेगा। तो तब नेहरू जी ने क्लियर करते हुए कहा था कि चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे यूएनओ हो, इसमें हम जो मेंबर बने हैं वो अपनी इच्छा से, ऑन द डिजायर, अपनी इच्छा से बने हैं। हम जब चाहे यूएनओ से बाहर हो सकते हैं और हम जब चाहे कॉमनवेल्थ से भी बाहर हो सकते हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे, हमारी संप्रभुता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम हैं। तो बेटा संपूर्ण शब्द इसलिए जोड़ा गया था। चलिए अगला बेटा क्या है? समाजवादी। बेटा इससे जुड़े, संप्रभुता से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं अब आपको बता नहीं पाऊंगा, पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। अगला शब्द दोस्तों क्या आपका? भारतीय समाजवाद, यानी कि इंडियन सोशलिज्म। अगर भारतीय समाजवाद के बारे में दोस्तों बात करें, इंडियन सोशलिज्म के बारे में बात करें, तो इंडियन सोशलिज्म को एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोला जाता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह लीजिए या विकासात्मक समाजवाद कह लीजिए, यानी कि आपका, या फिर आपका फैबियन सोशलिज्म कह लीजिए, एक ही बात है। इंडियन सोशलिज्म इक्वल टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इक्वल टू फैबियन सोशलिज्म इक्वल टू डेवलपमेंट सोशलिज्म। तो इन सब नाम से बुलाया जाता है बेटा। हमारा जो बेटा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये मिक्स इकोनॉमी को लेकर चलता है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब सिंपल बात चलिएगा
कि ये पूंजीवाद को भी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट द कैपिटलिज्म, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये नेशनलाइजेशन की बात भी करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा मार्क्सिज्म की, यानी कि हम चाइना के कॉन्सेप्ट की बात करें, हम क्यूबा के कॉन्सेप्ट की बात करें, यूएसएसआर के कॉन्सेप्ट की बात करें, इन सभी देशों के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये कहते हैं कि सारी संपत्ति के नेशनलाइजेशन, मतलब सारी संपत्ति किसकी है, राज्य की है, व्यक्ति की, अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन भारत क्या कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अगर जरूरत होगी तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका नेशनलाइजेशन भी, यानी कि राष्ट्र की संपत्ति भी घोषित की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है, 1969 में 14 बैंक्स का आपने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया। तो ये क्या था, पहले वो प्राइवेट बैंक जैसे थे, बाद में उनको क्या राष्ट्र का बैंक बना दिया, इसमें एसबीआई वगैरह सब ये बैंक इसके अंदर आ जाते हैं। मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि हमको गांधीयन फिलोसफी, अर्थात गांधी फिलोसफी क्या, सर्वोदय, सबका कल्याण को सुनिश्चित करना था, सभी का कल्याण सुनिश्चित करना था। और ये संभव कब है, जब हम कैपिटलिज्म को भी एक्सेप्ट करें और नेशनलाइजेशन यानी कि आपका राष्ट्रीयकरण को भी क्या करें, स्वीकार करें। बेटा कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करने का मकसद ये था कि देखो एक सिंपल सी बात समझिएगा कि कैपिटलिज्म के माध्यम से कमाना, और ये गांधी की फिलोसफी है दोस्तों। गांधी जी कभी पूंजीपति का विरोध नहीं करते। गांधी जी कहते थे भाई पैसा कमाना भी एक क्षमता है, एक एबिलिटी है, हर योग्यता हर किसी के पास नहीं होती। तो पैसे कमाएंगे, पैसे पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और टैक्स के माध्यम से क्या करेंगी, तमाम तरह की जो आपकी सुविधाएं देनी है, हॉस्पिटल देना है, स्कूल देने हैं, और आपको बहुत सारी चीजें देनी है, वो हम सोशलिज्म की तरीके से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्सेप्ट द कैपिटलिज्म और अकॉर्डिंग टू नेशनलाइजेशन। भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद की ओर झुकाव है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इस बारे में कहना क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को स्थापित करना, यानी कि अवसर की समानता लाना, इनके गरीबी, अज्ञानता, बीमारी आदि को क्या करना बेटा, समाप्त करना। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों 1955 में जो उनका एनुअल सेशन होता है, अवार्डी सेशन में ही इस बात को दोस्तों रख दिया था। क्या मतलब है दोस्तों विकासात्मक समाजवाद का, यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है प्री के अंदर, कि जो मैं कह रहा हूं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, या आपका विकासात्मक समाजवाद। दोस्तों जो विकासात्मक समाजवाद है वो लोकतांत्रिक मेथड में विश्वास करता है। एक तो बेटा आपका है मार्क्स का, जिसकी आइडियोलॉजी पर हम बात करें चीन के अंदर, जिसकी आइडियोलॉजी हम बात करें यूएसआर के अंदर, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आती है, वो कहते हैं क्रांति के माध्यम से समानता आएगी। जबकि भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है नहीं, क्रांति की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके पर्याप्त हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर पर्याप्त है, संवैधानिक साधन जो है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी वैल्यूज हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी जरूरत नहीं है वायलेंस करे, जरूरत नहीं कि बंदूक की नाल पर समानता लाई जाए, संवैधानिक साधनों से भी क्या हो सकती है, इक्वालिटी आ सकती है। तो कोई टेंशन नहीं होती, इससे लाई जा सकती है निश्चित तरह से, मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि प्रगतिशील करारोपण। प्रगतिशील करारोपण का मतलब आप देखते हैं 10%, 20%, 30%, 40%, जो ये आप टैक्स का स्लैब देखते हैं बेटा, यही बात है कि हम प्रगतिशील क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, और उसी टैक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, जन कल्याण की योजनाओं को चलाएंगे। जबकि दोस्तों जो साम्यवादी, मार्क्सवादी या वैज्ञानिक समाजवाद, जैसे मैंने कहा चीन, यूएसएसआर, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्री दोस्तों इसी को मानते थे, कहते थे कि समानता आएगी खूनी क्रांति के माध्यम से, है ना, इक्वलिटी कमिंग ऑन द गन बैरल पॉइंट, तो वो गन के माध्यम से उसकी बात करते थे। बेटा एक आपका और कॉन्सेप्ट है बाजारवादी समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म। बेटा मार्केटिंग सोशलिज्म जो है ये चीन ने अडॉप्ट किया। चीन पहले तो बेटा समाजवादी यानी कि माओ से तुंग ने जो किया वो मार्क्स की आइडियोलॉजी को लेकर किया, लेकिन माओ से तुंग की मृत्यु के बाद चीन ने क्या किया, बाजारवादी समाजवाद यानी कि मार्केट सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया। इसमें उन्होंने क्या किया दोस्तों, आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि दी, और साथ ही वितरण में लोगों की आवश्यकताओं पर क्या दिया, ध्यान दिया। चीन ने किया दोस्तों, चीन ने अपने देश के अंदर छोटे छोटे क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए और क्षेत्र बनाए कि उन पर सेल्स डेवलप किया, है ना, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डेवलप किया, कि कहा यहां पर जो चलेगा वो तो पूरा पूंजीवादी सिस्टम से क्या प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम समाजवादी तरीके से करेंगे। तो ये था बेटा आपका बाजारवादी समाजवाद, उसने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। बेटा अगला शब्द आपका क्या है, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। बेटा प्लीज स्पीड में चल रहा हूं, अगर मैंने कहा था कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट का बेटा हम डिटेल वाला वीडियो आपको भेज देंगे, उसी के साथ कमेंट के साथ मैं डिटेल आपको वीडियो लिंक कर दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में सुन सके, जान सके। बेटा सेकुलर, सेकुलर
क्या अर्थ है सेकुलर का? बेटा पहले तो जाने कि वर्ल्ड में 3 टाइप ऑफ कंट्री होते हैं। एक तो होता है बेटा नास्तिक राज्य, यानी कि एथिस्ट स्टेट। एथिस्ट स्टेट बेटा वो होते हैं जो किसी भी धर्म को राज्य का धर्म मानते नहीं है। मोटा मोटा दिमाग में रखना, जितने भी साम्यवादी देश हैं, समाजवादी देश हैं, वो धर्म को मानते ही नहीं। अब देखिए कौन कौन है? चीन है, यूएसएसआर है, क्यूबा है ना, ये सारे कंट्री बेटा इसके अंदर आपके आ जाएंगे। ये सारे कंट्री, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, क्यूबा, सब इसके अंदर आएंगे। फिर बेटा आपका थ्योक्रेटिक स्टेट, यानी कि धर्म तंत्र संबंधी राज्य। बेटा ये वो राज्य होते हैं जो किसी एक धर्म को ज्यादा मान्यता देते हैं। जैसे हम सऊदी की बात करें, ये सब कंट्री बेटा उस टाइप कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेटिकन सिटी, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब उस कंट्री में। सेकुलर स्टेट बेटा क्या है? ये धर्म के मामले में तटस्थ, या फिर हम ये कहें कि धर्म के मामले में सर्वधर्म संभाव की नीति। अब इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे यूएस से थोड़ा सा तटस्थ हो जाता है, जबकि हम लोग क्या तटस्थ नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव की ओर मूव कर जाते हैं। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले तो देखिए तो पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता है, यानी कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, इसके जो प्रमोटक हैं, यानी कि इसको जो स्थापित करने वाले, इसको जो प्रमोट किया था, वो होली उयेक ने किया था दोस्तों। इनका कहना यह था कि राज्य की गतिविधि में धार्मिक गतिविधि सम्मिलित नहीं हो सकती, कि स्टेट एक्टिविटीज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज बोथ आर नॉट गोइंग टुगेदर। ये कौन बोल रहा है दोस्तों? वेस्टर्न सेकुलरिज्म बोल रहा है। इंडियन सेकुलरिज्म इसके अलग बोल रहा है। गांधी जी बोलते थे कि धर्म विहीन राजनीति व्यर्थ है, नैतिकता विहीन राजनीति व्यर्थ है, वो होनी नहीं चाहिए। हम उसको उल्टा बोलेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या बोलेंगे हम लोग। पश्चिम में दोस्तों क्या थी? धर्म एक समस्या थी, क्योंकि वहां पर क्या था? धर्म सत्ता के रूप में, तो पोप की सत्ता। हमारे यहाँ कभी भी दोस्तों पोप की सत्ता, पोप की सत्ता मतलब हमारे धार्मिक गुरुओं की सत्ता नहीं रही है। हमारे यहाँ राज्य ने हमेशा धर्म को साथ लेके चला है। आप चाहे महाभारत में देखें, चाहे रामायण में देखें, राजा जो है धार्मिक जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं उनको साथ में लेके चले हैं। कभी ये नहीं कि राजा के ऊपर धर्म गुरु बैठा हो। लेकिन वहां पर दोस्तों क्या पोप की सत्ता थी, राजा और पोप में क्या झगड़ा हुआ था। तो बेटा यही गांधी जी भी बोलते थे कि पश्चिम में धर्म समस्या थी, क्योंकि वहां धर्म के सत्तावादी रूप ने अंधकार युग को, यानी कि डार्क एज को दोस्तों क्या उत्पन्न किया था? भारतीय पंथ निरपेक्षता। भारतीय पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म संभाव, इसमें दोस्तों कई बार बोल देते हैं सर्व धर्म सद्भाव की बात भी बोल देते हैं। अभी हम समझेंगे सर्वधर्म संभाव की नीति क्या है। भारतीय पंथ निरपेक्षता कहती है कि राज्य गतिविधि, धार्मिक गतिविधि एक साथ चल सकती है। हम अपनी स्टेट एक्टिविटीज को करते हुए अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को लेकर चल सकते हैं। हम मंदिर में जाएं, हम ऑफिस में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी जाएं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए तो हम तिलक लगाकर, टोपी लगाकर, कुछ भी बेटा तब पगड़ी पहनकर हम जा सकते हैं। हमको पूरी बेटा आजादी, पूरी फ्रीडम है। भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 में पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। गांधी जी का दोस्तों हम बात करें तो धर्म शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया, ये 2 अर्थ में किया। एक तो जनरल यानी कि आपका रिलीजन के रूप में उन्होंने लिया, रिलीजन कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, मजहब कह लीजिए, उससे लिया। लेकिन अगर फिलोसफिकल हम बात करें तो उन्होंने वही लिया जो मनु ने लिया, गीता ने लिया, रामचरितमानस ने लिया, यानी कि सर्व कर्तव्य पालन। जैसे पुत्र धर्म, पितृधर्म, राजधर्म, है ना, विद्यार्थी धर्म, अध्यापक धर्म, ये जो धर्म शब्द है इसको सब कर्तव्य पालन की सेल्फ ड्यूटी से लिया। पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म। भारत में गांधी जी कहते हैं कि भारत में, ये गांधी जी कहना दोस्तों, भारत की समस्या धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिकता है। यानी कि हमारे हम देखें तो धर्म हमारे यहाँ इशू नहीं है, हमारे यहाँ इशू क्या है? कम्युनलिज्म इशू है। सांप्रदायिकता का समाधान कब होगा? जब संप्रदायों में प्रेम की भावना होगी, अर्थात सर्वधर्म संभाव, यानी कि सर्वधर्म संभाव होगा, ना कि पंथ निरपेक्षता। वो पंथ निरपेक्षता का दोस्तों विरोध करता है। आप सोच रहे होंगे क्या है सर्वधर्म संभाव? 3 शब्द दोस्तों आते हैं, सहिष्णुता, सद्भाव और तीसरा आपका समभाव। इसको समझिएगा। सहिष्णुता का मतलब है कि सहिष्णुता का मतलब है एक दूसरे को बर्दाश्त करना, इसमें बराबरी का भाव नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को मान, तो अपने को मान, लेकिन बर्दाश्त कर, यह है सहिष्णुता, यानी कि आपका टॉलरेंस। दूसरा बेटा क्या? सर्वधर्म सद्भाव। इसमें बेटा क्या? दूसरे के प्रति अच्छा भाव, तो हाँ तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, लेकिन अपने इक्वल नहीं लेके चल रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे जैन का स्वायत्तवाद है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सद्भाव, है ना, सर्वधर्म सद्भाव की बात हो रही। फिर समभाव का क्या? कि सभी धर्म बराबर है और सभी में ईश्वर का एक तत्व है। गांधी जी बोलते थे सर्व धर्म समभाव में आओ। सद्भाव में क्या है? कि तुम्हारा भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, इतने तक था।
लेकिन गांधी समभाव में क्या कह रहे हैं, जितना प्यार तुम अपने धर्म से करते हो उतना ही प्यार तुम दूसरे धर्म से भी अगर कर पाए तो ये है समभाव, यानी कि सभी धर्मों में एक ही बात है। जो विवेकानंद का क्या कहा करते थे, विवेकानंद कहा करते थे कि हम उस मान्यता को मानने वाले हैं कि जिस प्रकार सभी नदियां जाकर आखिर में समुद्र मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार विभिन्न मतों को मानने वाले लोग उस परमात्मा में विलीन हो जाते। परमात्मा एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो एक ही बेटा, एक ही बात है ना, मुंडे मुंडे मत ही बिनना, वो वाली बात है बेटा। अगला शब्द बेटा आपका क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आइए बेटा इसको समझिएगा, लोकतंत्र बेटा आप जानते हैं डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन, जनता का तंत्र। लेकिन बेटा जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का जो बेटा मॉडल आया वो आपका यूके से, जिसको हम लोग भारत में बोलते हैं तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल से आया। यहां बेटा क्या है आपका, संसदीय सर्वोच्चता होती है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होती है। अब जैसे हम ब्रिटेन की बात करें बेटा, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कितनी ज्यादा है, वहां ये बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर कि ब्रिटेन की संसद एक काम नहीं कर सकती, स्त्री को पुरुष, अब तो वो भी संभव है, लेकिन हम ये कह सकते हैं एडल्ट को चाइल्ड और चाइल्ड को एडल्ट नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचो कितनी सुप्रीम है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट भी, ये तो अब 2009 में अलग हुआ है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर था। किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट इतनी पावरफुल वहां पे दोस्तों थी। ये बेटा बहुमत का शासन की बात करते हैं कि जिसके पास बहुमत है उसका शासन होगा, मेजोरिटी के शासन होगा, मेजोरिटी जिसके पास है उसका शासन होगा। राष्ट्राध्यक्ष तो वहां पे क्या होगा, वंशानुगत, यानी कि ऑन द बेस हेरिडिटी होगा, वंशानुगत, राजा का बेटा राजा। एक दोस्तों वहां पे क्या है, जैसे आपका लॉर्ड, वहां पे दो हम देखें उसकी पार्लियामेंट की बात करें तो दो उसके भाग है, जैसे हमारे यहाँ पे दो हाउस हैं ऐसे वहां भी दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड में बेटा बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका हेरिडिटी बेसिस क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। मैं इसको पढ़ा रहा हूं, उसे मैं बता रहा हूं बेटा। लोकतंत्र की दोस्तों जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा बेटा आपका गणतंत्र से ज्यादा मैच करती है। ये कैसे मैच करती है हम उसको बात करेंगे। लोकतंत्र को बेटा अगर हम बात करें तो सीमित अर्थ में लोकतंत्र को क्या लिया गया, मतलब बहुत ही लिमिटेड अगर हम वर्ड में बात करें तो विधि का शासन और रूल ऑफ लॉ जहां पर हो, बहुमत का शासन जहां पर हो, इनके आपका मेजोरिटी का शासन हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा का शासन हो, बहुत सारी पार्टीज होनी चाहिए, सिविल सर्विस वहां पे होनी चाहिए, ये सीमित अर्थ में। लेकिन जब हम लोकतंत्र को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लेंगे यानी कि व्यापक अर्थ में लेंगे तो बेटा इसका अर्थ है तत्वात्मक। तत्वात्मक मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे, जो केवल और केवल क्या, सामाजिक यानी कि राजनीतिक तक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दोनों को लेकर चले, राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी लेकर चले। केवल हम ये ना समझें कि जो आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी केवल और केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम है, बल्कि ये सोशल, इकोनॉमिकल और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय आदि की प्राप्ति का क्या प्रयास करे। चुनाव अनिवार्य तो हो इसके अंदर लेकिन पर्याप्त नहीं हो। पर्याप्त बेटा कब होगा, जब हर व्यक्ति को बोलने का आजादी होगी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पिलर है लोकतंत्र के, वो स्थापित होंगे, तब जाके सही मायने में लोकतंत्र आएगा। विषमताओं की समाप्ति, किसी तरह की विषमता नहीं होनी चाहिए, तब बेटा सही मायने में लोकतंत्र आएगा। हालांकि इसके अलावा बेटा एक आपका और शब्द चलता है जो हम लोग बोलते हैं बेटा, आपका जो चीन है, चीन क्या बोलता है कि हम भी लोकतंत्र हैं लेकिन हम जनवादी लोकतंत्र हैं। वो अपना आपको जनतंत्र बोलते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी, जिसको निर्देशित या गाइडेड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका साम्यवादी देशों में चीन, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा, कंबोडिया सब आपको देखने को मिलेगा, जहां पर वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक पार्टी का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, एक पार्टी का कंट्रोल। अब जब हम चीन के अंदर जाए वहां सिंगल पार्टी है, दूसरी पार्टी है ही नहीं, चुनाव भी होते हैं तो एक ही पार्टी का एक ही व्यक्ति खड़ा होता है निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। अब कैसा चुनाव, जहां विकल्प नहीं, तो विकल्प के बिना चुनाव थोड़ी बाध्यकारिता हो जाती है, मैंडेट हो जाता है। एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी होगी, दूसरी कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। चुनाव में प्रत्याशी एक ही होगा, मतदान अनिवार्य होगा। अब देखिए वोटिंग भी क्या कंपलसरी है, इसी वजह से आप देखेंगे चीन के अंदर 98-99% तक क्या हो जाती है बेटा, वोटिंग हो जाती है। चीन इस बात पर क्लेम करता है देखो हमारा डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, 98-99% लोगों ने उनको लाइक किया। सामाजिक आर्थिक सुविधा देकर हम चीन को हम देखें तो बेटा वहां पर सोशल और इकोनॉमिकल आपको फैसिलिटीज तो दे दी, लेकिन पॉलिटिकल राइट छीन लिए। आपको स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, आपको स्वतंत्रता नहीं है आंदोलन करने की, आपको स्वतंत्रता नहीं है प्रोटेस्ट करने की। करोगे तो बेटा बहुत सारी घटनाएं हमने सुनी होगी चीन के बारे में। प्रतिनिधित्व के स्थान पर बेटा विमर्श को स्थान दिया गया। नेता सभी व्यवसायों से क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। वहां पर बेटा क्या होता है कि जो व्यवसाय कोई नीति बननी होती है, जितने भी आपके क्या है व्यवसाय है, उनके लोगों से जो लोग काम कर रहे हैं, कोई भी स्कूल चला रहा है, कोई आपका फैक्ट्री चला रहा है, कोई अपना दुकान चला रहा है, उनसे बात करते हैं, उससे बेटा विचार विमर्श से सोल्यूशन निकाला जाता है।
डेमोक्रेसी बेटा बात करें तो डेमोक्रेसी के बेटा दो प्रकार प्रचलित हैं पूरी दुनिया में। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब बेटा पहला रूप तो रहा नहीं कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो प्राचीन समय में देखें देशों का आकार छोटा होता था, जनसंख्या कम होती थी, तो सब लोग इकट्ठे होकर किसी मुद्दे पर डिसीजन ले लेते थे। लेकिन अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुने। बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी सेम यही बात होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेटा क्या होगा? जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुने। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सेम यही बात होती है। अंतर क्या आता है? नियंत्रण करने में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल बाय द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम भारत में बात करें बेटा, आपको क्या अपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करता है, आलोचना करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, बहुत सारे मोशन लाएगा, उनके माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेटा बात करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कंट्रोल करने के, जनता कैसे कंट्रोल करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसके बेटा चार टूल्स है: इनिशिएटिव, प्लेबiscite, रेफरेंडम एंड रिकॉल। इनिशिएटिव का मतलब जहां जनता खुद पहल करे कि भैया इस मामले में आप क्या करें, कानून बना दें। बेटा हम रिकॉल उसकी बात करें, रेफरेंडम की बात करें, और आपका प्लेबiscite की बात करें। प्लेबiscite होता है बेटा कोई संप्रभुता रिलेटेड मैटर हो, किसी से हम लोग बात करें सिक्किम को भारत में मिलाया जाना, ये प्लेबiscite था। रेफरेंडम को नेशनल इश्यूज पर जनता से डिस्कशन कराया जाए। और बेटा हम लोग बात करें आपका जब रिकॉल, अगर जनता को लगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको भैया तुम वापस आ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, तो रिकॉल। बेटा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैं अब आ रहा हूं बेटा रिपब्लिक के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेटा बात करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में माना जाता है और तंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि जनता। क्यों? क्योंकि यहां बेटा क्या है? बहुमत का शासन है, बहुमत का शासन है, स्वतंत्रता से समझौता। क्योंकि बहुमत का शासन, भाई जिसके पास भी, जैसे हम देखें चुनाव होते हैं, चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, अब 100 वोट है मान लो, इसमें 70 लोगों ने वोट डाला, जिसको 35 मिल गए, बाकी को 20 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो जिसको 35 मिल गए वो क्या हो गया? विनर हो गया, जीत गया। अब 35% लोगों ने क्या किया? सब लोगों के बेटा क्या किया? सबकी बातों को मानना शुरू, मतलब सब लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। या मेजोरिटी जिसको चुन ले, तो मेजोरिटी जब जिसको चुन लेगी, बाकी लोगों की बेटा कोई आजादी नहीं, बाकी लोगों की कोई फ्रीडम नहीं। तो कहा जाता है बहुमत का शासन है, अल्पमत का स्थान नहीं है। बहुमत अगर ये कहे कि दुनिया जो है काली है, दुनिया के दिन को कहे रात कहे, तो अल्पमत भी कहेगा हाँ जो आप कह रहे हो सही है। तो बेटा बहुमत का शासन है, मेजोरिटी का रूल है। तो मेजोरिटी क्या करती है? अल्पमत की स्वतंत्रता को क्या कर देती है? संकुचित कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि जनता महत्वपूर्ण नहीं है। जनता का मतलब हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। यहां सिस्टम बेटा हावी हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, संसद की इच्छा सर्वोपरि होती है, जो पार्लियामेंट के वो फाइनल। और निर्वाचक बेटा, इसको आजकल बोला जा रहा है कि कोई लोग तो बेटा कहते हैं कि निर्वाचकों ने जिसको चुन दिया उनकी तानाशाही हो जाती है, इसको बोल देते हैं ना आपका इलेक्टोरल एडवोकेसी हो जाती है। ये बेटा एक शब्द चलता है आजकल कि लोकतंत्र में इशू है। बेटा भारतीय लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि संविधान भारतीय गणराज्य के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाली एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना करता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात करता है जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को क्या स्टैब्लिश करे, ये अकॉर्डिंग टू। और बेटा हमारे यहां पर पॉपुलर सोवरेंटी को लिया गया है। यानी कि हम पॉपुलर सोवरेंटी की अगर बात करें तो कंडीशन उसकी ये है कि वहां पर क्या होना चाहिए बेटा? आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी कि आपका सभी को बेटा सार्वजनिक मताधिकार होना चाहिए। विधानमंडल के प्रतिनिधियों को बेटा, विधान यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल बेटा गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए। और साथ ही बेटा जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कंट्रोल आपका फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए, वित्त के ऊपर होना चाहिए। आप जानते हैं हमारे जो तीनों प्रकार के फंड हैं, चाहे आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड हो, आपका इसके अलावा पब्लिक अकाउंट फंड हो, कॉन्टीजेंसी फंड हो, उन सब पर कंट्रोल बेटा पार्लियामेंट ही बेटा बजट पास करती है। सिंपल बेटा जनता जो है, मतलब शासक वर्ग जो है, जो रूलिंग वर्ग है, रूलिंग जो है वो क्या करे? जनता के हित को ध्यान में रखकर क्या करे? कार्य करे। बेटे हमारे लोकतंत्र की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं, कुछ आप देख सकते हैं, कुछ बेटा हमारे यहाँ पर ये लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। एक बेटा सहभागी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी सहभागी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी, जिसमें जनता को भाग कराया जाए, जनता को साथ लेके चला जाए, जनता क्या करे? शासन के अंदर क्या करे? पार्टिसिपेट करे। बेटा अब इसके बाद हम बात करें गणतंत्र की।
तो आपने जो बेटा लोकतंत्र की कमी देखी, अब बेटा उसी वजह था। अब देखें कि अमेरिका ने बेटा गणतंत्र को स्वीकार किया। अमेरिका के संविधान में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि गणतंत्र शब्द का यानी कि रिपब्लिक वर्ड का यूज किया गया है। वहां के जो बेटा संविधान निर्माता जैसे मैकफर्सन की बात करें, मेडिसन की बात करें, उनका कहना बेटा ये था, उनका कहना ये था कि हम हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस करेंगे। तो गणतंत्र का बेटा सिंपल सा अर्थ है, साधारण सा पहले ये है, रेस प्लस पब्लिका अर्थात सार्वजनिक संबंध। राज्य सार्वजनिक मामला न होकर बल्कि शासकों की निजी संपत्ति। बेटा ये मानता है कि राज्य जो है, राज्य सार्वजनिक मामला है, न कि शासकों की निजी संपत्ति। मतलब जो स्टेट जो है वो बेटा क्या है, आपका पब्लिक मैटर है। ये राज्य की यानी कि शासकों की, रूलिंग की, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। राजतंत्र में होता है, मोनार्की में होता है, गणतंत्र में नहीं होता, रिपब्लिक में नहीं होता। राज्य जो है बेटा, स्टेट किसका है, वो पीपल का है, जनता का है, ये बोलता है। तकरीबन 156 कंट्री बेटा क्या करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में बेटा गणतंत्र का अर्थ सीधा सीधा लगाया जाता है स्वतंत्रता और सहभागिता, यानी कि फ्रीडम और आपका पार्टिसिपेटरी, इन दो अर्थों से बेटा लगाया जाता है। यहां पर तंत्र नहीं बल्कि जनता पर फोकस है। लोग यानी जनता की इच्छा पर, जनता की स्वतंत्र फोकस है। मैंने अभी क्या बोला कि बेटा जब हम लोकतंत्र को देखते हैं तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन, लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ आप लगाइए बहुमत का शासन, जबकि गणतंत्र का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, जनता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थान दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चला जाएगा। अमेरिका को देखिए बेटा, अमेरिका गणतंत्र, इन्होंने बेटा लोकतंत्र शब्द को प्रयोग नहीं किया। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को स्वीकार किया, ताकि स्वतंत्रता और अधिकार को यानी कि जो फ्रीडम और राइट्स उनको स्थान दिया सके, फंडामेंटल राइट्स को स्थान दिया सके। हालांकि संविधान की सर्वोच्चता जो इसकी बात वहां के संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की जो कल्पना की थी या स्थापना जो की थी, व्यवस्था जो की थी, वो बाद में बेटा जुडिशरी की सुपरमेसी बन गई। आप देखें अमेरिका में जुडिशरी बहुत क्या ताकतवर है बेटा। वहां पर जो संविधानवाद यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस के द्वारा बेटा चलता है। बेटा अमेरिका में मेजोरिटी के शासन को हम देखें, जो मेजोरिटी का समझना थोड़ा जरूरी इसलिए है, फास्ट जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन जिन्होंने बच्चों ने पहले पढ़ी है पॉलिटी उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना, उनको कोई इश्यू नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बड़ा दिक्कत है। मैंने पहले कहा ये रिवीजन क्लास में जो सब प्लीज दे रहे हैं, सीरियस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए क्लास, उसके लिए लेक्चर है। बेटा यूएसए ने क्या किया, बहुमत के शासन को रोका। किस तरीके से रोका, यानी कि आपका क्या केवल मेजोरिटी के पास है भाई 40%, 50% लोगों ने कह दिया, 51% लोगों ने कह दिया कि अब रात हो रही है, भले ही दिन हो रहा है बेटा। इमोशनल नॉर्मली कहते हैं कि तुम जो कहो, तुम रात को रात कहो, दिन को दिन कहो, इमोशनल बात है, तुम रात को रात, जो मैं जो पसंद हो वही बात कहेंगे, लेकिन यहां नहीं बेटा चलेगा वो बात। यहां पर हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को फोकस दिया जाएगा। कैसे रोका उन्होंने बहुमत के शासन को, उन्होंने कैसे रोका, राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से होता है। देखिए बेटा आप देखेंगे कि अमेरिका में जो चुनाव होता है, चुनाव कैसा होता है कि जनता क्या करती है, निर्वाचक मंडल को चुनती है। हर प्रांत में बेटा सीटें निर्धारित होती हैं, वहां से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक चुनकर आते हैं, दो ही पार्टी हैं, दोनों पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। जब वो सारे देश से अंदर बेटा जो आपके रिप्रेजेंटेटिव जनता चुनकर आ जाते हैं, बेटा चुनकर आने के बाद फिर वो वोट करते हैं, और उस वोट में बेटा क्या होता है, कई बार हुआ है ऐसा कि जैसे रिपब्लिकन ने उनके अपने प्रेसिडेंट को न देकर, जो उनको उम्मीदवार था उसको न देकर डेमोक्रेटिक वाले को दे दिया, या डेमोक्रेटिक वालों ने बेटा किसको दे दिया, रिपब्लिक वाले को दे दिया। सर डोनाल्ड ट्रंप वाले मैटर में यही हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप। तो बेटा ये वहां का व्यवस्था है, ये वहां का सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जनता भावनाओं बह सकती है लेकिन निर्वाचक मंडल नहीं बह सकता। तो जनता का जो बहुमत था उसको क्या निर्वाचक मंडल ने बदल दिया। दूसरा दोस्तों आपका कि सीनेट की संख्या कम होने के बावजूद भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां पर ज्यादा ताकतवर है बेटा। हम देखें तो सीनेटर की जो ताकत है, आप देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बेटा नंबर है 435 और सीनेट का नंबर है 100, और 100 सीनेट के पास में जो 100 मेंबर है, 100 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लाए गए किसी भी बिल को रद्द कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। कमाल है ना, यानी कि माइनॉरिटी नंबर ने मेजॉरिटी के नंबर को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और बेटा गणतंत्र है तो लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र है जरूरी नहीं है, बड़ी अच्छी लाइन बेटा लिखी है यहां पर, गणतंत्र है तो लोकतंत्र होगा ही होगा, लेकिन हर लोकतंत्र में बेटा गणतंत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हर लोकतंत्र गणतंत्र। हम ब्रिटेन की बेटा बात करें
जब बेटा हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र के अंदर कुछ खास फीचर्स होने चाहिए बेटा। एक तो आपका हेड ऑफ स्टेट, यानी कि हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है बेटा। कई बार हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट एक हो सकता है, जैसे हम अमेरिका में देखें तो हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक होते हैं, लेकिन भारत में हम देखें तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग बेटा होते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। वंशानुगत बेटा ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी किसी के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए। जितनी भी बेटा पब्लिक पोस्ट है उस सभी के लिए क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेंटी होनी चाहिए। राजनीतिक संप्रभुता बेटा लोगों में, जनता में क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। किसी भी तरह का बेटा स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं। और कोई भी कार्य बेटा जन्म से तय नहीं होना चाहिए, जन्म से बाय बर्थ नहीं, बाय बर्थ नहीं। जैसे जाति सिस्टम अगर है तो बेटा वो सही रिपब्लिक नहीं। बेटा बात करें भारत में कौन सा ज्यादा प्रभावी, अगर हम आपसे पूछे कि अगर क्वेश्चन आए, प्री में क्वेश्चन आए कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा प्रभावी है, गणतंत्र ज्यादा प्रभावी है, बेटा ध्यान रखिएगा भारत में गणतंत्र ज्यादा प्रभावशाली है ना कि लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र बेटा प्रभावशाली होगा तो वहां संसद की सर्वोच्चता होगी। ब्रिटेन जैसा सिस्टम होगा, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बना सकते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ पर लोकतंत्र हावी नहीं है। हमारे यहाँ हालांकि दोनों है, लोकतंत्र भी है गणतंत्र भी है, लेकिन अगर पूछे प्रभावी कौन सा है, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक, तो हम कहेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसे बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे के आधार पर, मौलिक ढांचे को बेस बनाकर संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है। नहीं तो पार्लियामेंट अगर सुपरमेसी होती तो बेटा संविधान की सर्वोच्चता बरकरार न रहती। अब बेटा हम लोग रिपब्लिक हैं, आप जानते हैं रिपब्लिक कब बने, 26 जनवरी 1950 को बने। हालांकि संविधान बेटा बनकर तैयार हो गया था आपका कब, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हालांकि कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे। आपको ये भी पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को बेटा हमने क्या किया था, अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। 26 जनवरी 1930 से लेके 1947 तक हम 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि 47 में बेटा हमको आजादी मिली, 15 अगस्त को मिली। तो लेकिन क्या था, 26 जनवरी को हमारे इमोशन जुड़ चुके थे, पिछले 17 सालों से बनाते आ रहे थे। तो कहा एक काम करते हैं, इस दिन हमको क्या करते हैं, संविधान लागू कर देते हैं। और संविधान बेटा जब लागू हुआ तो इसको रिपब्लिक डे क्यों कहा गया। रिपब्लिक डे बेटा कहने का कारण क्या था, कारण बेटा ये था, सिंपल सा कारण था कि 26 जनवरी 1950 तक बेटा क्या था, हम 1935 के एक्ट से बेटा शासित होते रहे थे। आपको पता होगा जब 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा था कि जब तक अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक 1935 का एक्ट क्या होगा, लागू होगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले हम ब्रिटेन के द्वारा पारित लॉ के माध्यम से चल रहे थे, उससे शासित हो रहे थे, हमारी व्यवस्था चल रही थी। और ब्रिटेन द्वारा पारित लॉ मतलब यानी कि राजतंत्र के द्वारा पारित लॉ था बेटा। इसका बेटा क्या हुआ आपका, इसके बाद बेटा आपका खुद का हुआ। आप देखो इस पर देख भी सकते हैं, ये बेटा समझ जाएंगे इस बात को देखकर। आप देखिए 1947 से लेके 48 तक पहले आपका माउंट बैटन रहे और फिर बेटा आपका क्या रहे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नर जनरल लिखा है। लेकिन जैसे ही बेटा आपका संविधान लागू हुआ 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी को, बेटा देखिए यहाँ पर कौन सा नाम लिखा गया, प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम राष्ट्रपति। और बेटा फिर बाद में आपको 1952 चुनाव में वो राष्ट्रपति बेटा बन गए। वर्ल्ड में देखें तो बेटा 3 तरह के आपको रिपब्लिक देखने को मिले, प्रेसिडेंट्री सिस्टम, आपका सेमी प्रेसिडेंट्री सिस्टम और आपका बेटा पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। अमेरिका में देखें तो बेटा अमेरिका में प्रेसिडेंट्री सिस्टम है। आप अगर सेमी प्रेसिडेंट की बेटा बात करें तो बेटा आपका रशिया के अंदर यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त बेटा कार्यपालिका होती है। यानी कि प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं बेटा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और उसके बाद आपका मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। बेटा पार्लियामेंट्री मतलब हम बात करें पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बेटा भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हेड ऑफ स्टेट और आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग बेटा आपके होंगे। फिर बेटा आपका राष्ट्रतंत्र यानी कि मोनार्की। राष्ट्रतंत्र बेटा क्या है कि आपका सर्वोच्च पद या सर्वोच्च पद मैं कहूं हेड ऑफ स्टेट। इसके अलावा बेटा कुछ पब्लिक पोस्ट भी क्या होती हैं, वो ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी होते हैं। ब्रिटेन की हम बात करें केवल राजा ही नहीं बेटा हेरिडिटी के बेस पर है। वहां पे मैंने कहा हाउस ऑफ लॉर्ड में बेटा बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी है, उसको बेटा कहा जाता है कि आपका मोनार्की। मोनार्की बेटा आपका 4 प्रकार का दुनिया में देखने को मिलता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आपका कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की और बेटा आपका वन पार्टी स्टेट। जहां पर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे यूके के अंदर, भूटान के अंदर, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, बेटा यानी कि यहाँ पे जो आपका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो केवल और केवल क्या होगा, नाम मात्र का होगा। रियल पावर जो होगी बेटा वो किसके पास में होगी, पीएम या मंत्रिपरिषद के पास में होगी। सेमी बेटा जहां पर हम देखेंगे जहां पर रॉयल्टी कार्यकारी व कार्यकारी शक्ति राजशाही के पास में, मतलब कुछ हम देख सकते हैं कुछ कार्यपालिका और कुछ लेजिस्लेटिव पावर के सम्राट के पास में होती है, जैसे आपका ओमान।
जहां बेटा कंप्लीट की हम बात करें तो पूरा बेटा कंट्रोल किसका होता है, सम्राट का होता है, यानी कि आपका जो सुल्तान कह लीजिए या सम्राट कह लीजिए, उसका बेटा पूरा कंट्रोल होता है। बिल्कुल पुराना वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है बेटा। एक पक्ष जैसे चीन के अंदर, यहां बेटा एक ही पार्टी का सिस्टम रूल आपको देखने को मिलता है। तो बेटा हमने जाना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डिटेल्स हमने पढ़ा लेकिन थोड़ा तेजी स्पीड में। अब हम बेटा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कि भारत राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट। तो बेटा देखें हम वेलफेयर स्टेट, तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय राज्य का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, तो देन यू से आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। अब बेटा वेलफेयर स्टेट एक तो बेटा वेस्टर्न वाले मानते हैं, वेस्टर्न वाले कहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का अगर आप डेवलपमेंट कर देते हैं तो हम कहेंगे आप एक वेलफेयर स्टेट हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेटा गांधी जी कहते हैं भाई आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम के कल्याण की बात कर दी, तो ये बताओ कि जो मिनिमम लोग हैं, यानी कि जो आपके बहुत ही कम लोग जो बचे, जिनको आप माइनॉरिटी बोल दे रहे हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी कौन लेगा। बेटा माइनॉरिटी का संबंध भारत के संदर्भ मत लीजिएगा कि हम लोग कहीं इसको माइनॉरिटी रिलीजन से जोड़ दें। माइनॉरिटी यानी कि ज्यादा लोगों के विकास की हमने बात कर दी, तो मिनिमम लोगों के डेवलपमेंट की बात कौन करेगा। तो गांधी जी कहते हैं हम बात करेंगे सभी के विकास की। गांधी जी कहना क्या था कि हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति भी, जो सबसे गरीब सबसे कमजोर व्यक्ति है, अगर आप उसका भी कल्याण करें तो मैं कहूंगा सबसे अच्छी सरकार वही है, गुड गवर्नेंस है। तो बेटा गांधी जी इसके लिए क्या दिया, सर्वोदय दिया। सर्वोदय यानी कि सबका उदय, सब प्रकार से उदय, ऑल डेवलपमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। बेटा यही था उनका राम राज्य का कॉन्सेप्ट। राम राज्य के बाद बेटा राम राज्य में पहले राम राज्य की बात की थी, फिर उन्होंने सर्वोदय की बात की थी। अब ये बेटा मेंस की बातें हो जाती है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि वेलफेयर स्टेट की बेटा लोग बहुत क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ कहते हैं एक्स्ट्रा बर्डन कर देता है सरकार के ऊपर, देश के ऊपर। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट बेटा मोस्टली आपको जितने भी आपके विकासशील यानी कि डेवलपिंग देश हैं या आपका अंडर डेवलप्ड देश हैं, वहां पे आपको वेलफेयर स्टेट ही होना चाहिए, देखा भी जाता है। बात ये करें कि वेलफेयर स्टेट को आप स्टैब्लिश कैसे करेंगे। वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 की व्यवस्था की गई, जिसमें बेटा क्या दिए गए, राज्य को अर्थात सरकार को निर्देश दिए गए कि आपको इन सभी सिद्धांतों पर चलकर, इन सभी दर्शन पर चलकर आपको क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है। वेलफेयर स्टेट के मेन पिलर क्या है बेटा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही हमारे प्रेमर में बेटा लिखा भी है कि हम जस्टिस, आपका लिबर्टी, इसके बाद आपका समानता, इक्वालिटी एंड आपका फ्रेटर्निटी, ये साबित करेंगे बेटा। वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो था उसी बात को बेटा। पहले बात करें जस्टिस की। बेटा जस्टिस का सिंपल सा अर्थ है, सीधा सा अर्थ है कि समाज में स्थापित संतुलन को बनाए रखना, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस है वो बनाए रखना। कई बार मानवीय इच्छाओं के कारण ये जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, बिगड़ जाता है। इसको फिर दोबारा से बैलेंस करना, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ द बेटा जस्टिस। कानून का शासन हो, समाज के सभी लोगों को समान अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, अवसर की व्यवस्था हो, ये सब चीजें बेटा होनी चाहिए। बेटा प्राचीन समय बोलते थे कि अपनी ड्यूटीज का अगर सब लोग पालन करते हैं तो वही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में बेटा उसको लिया जाता है, प्रेजेंट में आधुनिक युग में बेटा जो लिया जाता है मॉडर्न में, वो लिया जाता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी सभी को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। अगर बेटा हम सोशल जस्टिस की बात करें तो ये बोध कराता है, ये सेंस फीलिंग करता है वो फ्रेटर्निटी की, यानी रियलाइजेशन करता है किसका, इसके अंदर जो सेंस है वो फ्रेटर्निटी की सेंस है। आर्थिक बेटा ये क्या बोलता है, निर्बल निर्धन कोई भी बेटा सभी को समान रूप से माना जाएगा। जैसे हम आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म जलज यानी कि धर्म, मूलवंश, जातीय, लिंग, जन्म स्थान, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ ही आपका इन सभी बेसिस पर क्या होगा बेटा, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट इज द सोशल जस्टिस। आर्थिक न्याय बेटा यानी कि बोध कराता है किसकी, इक्वलिटी की। ये क्या बोलता है, सबको क्षमता व आवश्यकता अनुसार उचित शर्तों पर अपेक्षित वस्तुएं मिले, विशेष सेवाएं प्राप्त हो, धन का संकेंद्रण ना हो, और मूलभूत सुविधाओं बेटा सभी को प्राप्ति हो। मतलब क्या है कि सभी को कम से कम बेसिक नीड्स की जो वस्तुएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा बेटा तो बहुत सारी चीजें, फ्री का वाईफाई, फ्री की बिजली, फ्री सब चीजें बेटा प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य का बेटा जो पैसा है वो एक जगह केंद्रित ना हो। जो हम आर्टिकल 39 पढ़ेंगे उसमें बेटा डिटेल से दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई आर्टिकल है जो इकोनॉमिकल जस्टिस को स्टैब्लिश करता है तो वो है आर्टिकल 39 को बेटा हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके 6 क्लोज हैं, उनको हम डिटेल से जानेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे इस बात को। बेटा फिर आपका राजनीतिक न्याय, बेटा ये
इसके अंदर जो सेंस है वो किसका है बेटा? आपका फ्रीडम का सेंस है। ये क्या बोलता है कि सार्वजनिक नीतियां, जो पब्लिक पॉलिसी जितनी बनती हैं उनमें सभी के क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये कैसे होगा? सभी को जब बोलने का अधिकार होगा। अगर सरकार की किसी नीति से कोई व्यक्ति नाराज है, कुछ उसको लगता है दिक्कत होती है, वो अपनी बात को रख सकता है, बोल सकता है। ये है बेटा पॉलिटिकल जस्टिस। आपको सभी को बेटा वोट देने का अधिकार है। भाई अगर आप वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिसी बना है वो आप ही तो बनाने हैं बेटा। ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे की गई आर्टिकल 19 326 के माध्यम से। बेटा हम जस्टिस की बात करें तो हमारे यहाँ पर वितरक न्याय स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें आपका सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों को। लेकिन जब बेटा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बोलते हैं, तो सोशल जस्टिस में ऑलरेडी तीनों जस्टिस शामिल हो जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय बेटा आपका क्या होगा? सामाजिक, राजनीतिक और तीनों न्याय समझ हो जाते हैं। और ये बेटा आपका रशियन जो रिवॉल्यूशन था उसका बेटा बेस था। भारत में बेटा जब न्याय की बात करें तो भारत के न्याय में बेटा आपका तात्विक यानी कि सब्सटेंशियल जस्टिस और साथ में नेचुरल जस्टिस दोनों को बेटा साथ में लिया गया। ये क्वेश्चन में बेटा बन सकता है, पूछ सकता है प्री में कि कौन सा न्याय। तो हम बेटा तात्विक न्याय, तात्विक न्याय का बेटा मतलब सिंपल सही है कि सभी को बेटा क्या होनी चाहिए? जो बेसिक नीड्स है वो प्राप्त होनी चाहिए। हम बेटा जो प्रोसीजरल जस्टिस है यानी कि सबको बराबर रूप से बांट दो, नहीं भाई, सबको बराबर रूप से बांटने की जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको दो ना। अब मान लीजिए आपने कहा कि हम सबको 1-1 किलो क्या देंगे? आम देंगे। हम सबको 1 किलो मैंगो देंगे, तो भाई जो पूंजीपति है वो तो वैसे ही उस मैंगो खाएगा नहीं, क्यों देना उसको? तो उससे बेटा बात की प्रोसीजर जस्टिस से नहीं, बात है कि समानता आई नहीं, ये मकसद है देखने का। नेचुरल जस्टिस, बेटा हम नेचुरल जस्टिस को बेटा मानते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या मानता है? प्रकृति व्यक्ति को क्या मानती है? विवेकशील मानती है। और विवेकशील व्यक्ति बेटा क्या हो सकता है? वो सही गलत का क्या कर सकता है? निष्कर्ष निकाल सकता है। तो हमारे यहाँ बेटा जब जुडिशरी है, जब उसको संविधान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती तो वो अपने विवेक से क्या करती है? डिसीजन देती है, उसको निर्णय देती है। इसको बेटा न्यायिक सक्रियतावाद भी कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविटीज भी कहा जाता है कि जुडिशरी के विवेक पर विश्वास कर रही है। बेटा अगला आपका लिबर्टी दी गई है। थोड़ा सा यहाँ बेटा समझ लीजिए लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या है। नहीं तो सामान्य स्वतंत्रता वर्ड यूज होता है हिंदी में। तो बेटा फ्रीडम का अर्थ होता है कि जहां पर प्रतिबंधों के साथ दी गई आजादी, यानी कुछ प्रतिबंध हो। आर्टिकल 19 में जो वर्ड यूज किया गया फ्रीडम यूज किया गया है, क्योंकि हम आर्टिकल 19 में 6 राइट्स देखेंगे, तो 6 राइट्स के ऊपर 19(2) से लेके 19(2) से लेके 19(6) तक क्या देखेंगे? प्रतिबंध देखेंगे। तो 6 के 6 राइट्स पर प्रतिबंध है। इसका मतलब फ्रीडम यानी कि प्रतिबंधों के साथ विद द लिमिटेशंस। लेकिन हम लिबर्टी की बात करते हैं, उन्मुक्ति हो बेटा, फ्रीडम हो पूरी, यानी कि किसी तरह की कोई लिमिटेशंस ना हो। यानी कि लिबर्टी का मतलब आपको पूरी आजादी है, किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन जब हम लिबर्टी की बात भी करते हैं बेटा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार की लिबर्टी होती है। ये हम बेटा आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 20 में जो राइट टू लाइफ है वो लिबर्टी बेटा दिया गया है, लिबर्टी में रखा गया है। स्वतंत्र बेटा, हाँ फ्रीडम बात करें। भारतीय संविधान को बेटा अगर हम देखें तो भारतीय संविधान बेटा क्या कहा गया कि व्यक्ति के की जो भी एक्टिविटीज है बेटा प्रतिबंध की अनुपस्थिति हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के विकास के क्या मिले, उसको अवसर मिले। और भारत के संविधान के अंदर बेटा आप देखें तो आपको 5 प्रकार की बेटा क्या दी गई है? आजादी दी गई है। क्या क्या? विचार अभिव्यक्ति की आजादी और साथ में विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी। विचार अभिव्यक्ति की यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस है ना बेटा, ये आपका आर्टिकल 19, हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको बाद में। और विश्वास, धर्म, उपासना को यानी कि बिलीव कर सकते हैं आप, किसी रिलीजन स्वीकार कर सकते हैं, आप कोई वर्शिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका मन करे आप रोजे रखिए, आपका मन करे आप मंदिर जाइए, आपका मन करता है कि आप गुरुद्वारे में जाइए, आपका मन करता है आप चर्च में जाइए, जो भी रिलीजन को आप मानते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वर्शिप करना चाहें आप कीजिए। आर्टिकल 25 से 28 में बेटा दिया गया है। बेटा इक्वलिटी का मतलब बेटा समता। ध्यान रखिए बेटा 2 शब्द हैं, एक तो इक्विटी होता है, एक होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी बेटा कहता है सभी को एक जैसा व्यवहार कर दो, लेकिन इक्विटी कहते हैं कि सभी को एक जैसा व्यवहार किया तो क्या उससे समता स्थापित हुई? इक्वालिटी आई? आप देखेंगे नहीं आई। क्यों? क्या हुआ? आपने सभी को दो, चारों को ये साइकिल दी, लेकिन जब ये बच्चा है, ये जो दिख रहा है व्यक्ति, ये बेटा साइकिल को चला नहीं पा रहा, तो क्या फायदा हो समानता का व्यवहार करने का? जिसको जैसी जरूरत हो बेटा वैसा होना चाहिए, दैट इज इक्वालिटी। अब देखिए छोटे बच्चों को आपने साइकिल इतनी बड़ी पकड़ा दी, छोटी साइकिल दी तो ठीक से चला पा रहा है। तो जिसको जैसी जरूरत हो बेटा। अगर हम पारंपरिक परंपरागत समाज को देखें तो परंपरागत तो बेटा जो समाज था वो कहता था कि विषमता यानी कि जो डिसइक्वालिटी है वो नेचुरल है। आप पुरुष ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको बनाया है, महिला को ईश्वर ने बनाया है, आपको बनाया है। ईश्वर ने
पहाड़ बनाए, नदी बनाए, सबको अलग अलग बनाए, आप इक्वलिटी क्यों कर रहे हो, इक्वलिटी लाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। लेकिन मॉडर्न एरा में एक आ जाता है कि भाई आपने प्रकृति को भी तो क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है ना। तो जब मॉडिफाई किया है तो ये तर्क कहां से लगेगा, ठीक है आपने कहा नाक मुंह चेहरे सब अलग है, लेकिन शरीर में बहने वाला रक्त तो एक जैसा है। अब उसमें भी कहते हैं सर हमारा ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है, हमारा ए प्लस है, ये नहीं भाई, ये तो बात, रंग तो एक जैसा है, फिर बताइए रंग तो एक जैसा है, ये व्हाइट हो गया नीला हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो कहा कि मॉडर्न एरा में ये सब पुरानी बातें चलेगी, विषमता नेचुरल है, नहीं भाई नेचुरल नहीं है। भारत का संविधान बेटा क्या करता है, समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बेटा प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब क्या है कि समाज में किसी वर्ग के लिए किसी विशेषाधिकार का अभाव होना, यानी कि वीआईपी नहीं चलेगा, वी आर द वीआईपी, विशेषाधिकार होना यानी कि वीआईपी होना, वीआईपी नहीं चलेगा। और दूसरा बेटा किसी भी भेदभाव के बगैर नागरिकों को बेटा क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि आपका समान रूप से क्या मिलनी चाहिए, समानता, अवसर की समानता मिलनी चाहिए। बेटा भारत का जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, तीनों प्रकार की समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 से 18 में आप देखेंगे तो सिटीजन इक्वालिटी, आर्टिकल 325 326 देखेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी, और आप इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात करेंगे तो आर्टिकल 39 में दी गई है। बेटा अवसर की समानता, यानी कि हम देखें जो अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बेटा सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी से मतलब है इसका। अगर हम देखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात बेटा ऐसे की गई है। अवसर की समानता बेटा कल्याणकारी राज्य के विकास से जुड़ी है, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट से जुड़ी है बेटा, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से बेटा जुड़ी है। किसी भी कार्य करने के लिए समान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, न्यूनतम आजीविका की बेटा सुविधा उपलब्ध कराना, ये बेटा आपका जरूरी है। और अवसर की समानता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सकारात्मक कार्य, अफर्मेटिव एक्शन, इसके अलावा बेटा आपका क्या, संरक्षणात्मक भेदभाव, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन वगैरह बेटा आपको होना चाहिए। हालांकि मैं इसको पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग आरक्षण आर्टिकल 16 में बताऊंगा तब मैं इसको थोड़ा बताऊंगा कि भाई आपका आरक्षण वो अफर्मेटिव एक्शन बेटा लिया गया कि जितने भी देश हैं बेटा जो आपके पीछे रह गए, जो पिछड़े बैकवर्ड लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीजें देनी होगी ताकि वो समाज में सबके सामने आए। तो बेटा जब वो क्या होगी, अवसर की समानता होगी। तो अवसर की समानता का बेटा मोटा सा मीन है अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, यानी कि आरक्षण होना चाहिए। बेटा इसके बाद अगला जो वर्ड है वो बेटा आपका फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की भावना। भाईचारे की बेटा भावना का अर्थ क्या है कि बेटा अपनेपन की भावना, भाईचारे की भावना, बंधुत्व का जो उद्देश्य है, यानी कि फ्रेटर्निटी का जो मोटिव वो क्या है बेटा, व्यक्ति की गरिमा को इंश्योर करना, यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की अपना क्या है वजूद है, और उसके वजूद को क्या करना, स्वीकार करना। ये नहीं कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, नहीं भाई, सबका इंडिविजुअल क्या है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके बेटा डिग्निटी को मेंटेन करना। और दूसरा राष्ट्र की एकता, यानी कि नेशन की यूनिटी। यूनिटी का सिंपल सा अर्थ है इमोशनली अपने आपको समझना कि वी आर इंडियन, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना हम यूपी के, ना हम बिहार के, ना गुजरात के, ना महाराष्ट्र के, ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना मुस्लिम हैं, पंजाबी, कुछ नहीं है। हम पहले क्या है, ना हम ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र है, कुछ नहीं है, केवल क्या है, इंडियन है। दैट इज द यूनिटी, दैट इज द यूनिटी। तो जब बेटा हम यूनिटी की बात करते हैं तो बेटा उसी से आती है आपकी इंटीग्रिटी, यानी कि भौगोलिक रूप से अलग होना। जब भी बेटा यूनिटी बिगड़ेगी तभी बात होगी कि हमको खालिस्तान चाहिए। जब भी बेटा यूनिटी खत्म होगी हम बात करेंगे हमको ये चाहिए, हमको तमिलनाडु चाहिए, हमको फलाना चाहिए, हम कुछ नहीं होगा बेटा, सब बातें खत्म हो जाएगी जब हमारे अंदर क्या होगा, केवल एक स्पीड होगी, वो क्या होगी, वी आर ओनली वन, दैट इज द इंडियन, हम इंडियन। बेटा इस बंधुत्व की स्थापना के लिए भारत में प्रयास भी हुआ संविधान के अंदर, जैसे आपका सिंगल सिटीजनशिप। बेटा आप अगर बात करें, आप कहें कि आपकी पहचान क्या है, आप बोले हम यूपी के हैं, तो क्या पहचान है, आप कहेंगे सर डोमिसाइल है। डोमिसाइल इज नॉट योर आइडेंटिटी, ये तो आपका निवास स्थान हो गया, वहां पर रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी एक ही है, वो है आपके भारत के नागरिक। आप विदेश में कहीं जाएंगे तो आप इंडियन सिटीजनशिप दिखाएंगे, इंडियन पासपोर्ट दिखाएंगे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप बेटा क्या है, इंडिया की यूनिटी को एस्टैब्लिश करता है, मौलिक कर्तव्य है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, वर्ग हो, किसी पद पर हो, प्रेसिडेंट हो, रिक्शा चलाने वाला हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबके बेटा मौलिक कर्तव्य 11 के 11 सबके सेम है, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। बेटा यहीं से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म निकलता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रवाद है बेटा वो संकुचित वाला नहीं है, नैरो माइंडेड नहीं है। हम राष्ट्रवाद में बेटा क्या, अंतरराष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनलिज्म को लेकर चलते हैं। हम बोलते हैं अयम निज परवेति गन्ना लघु चेसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा मेरा छोटे हृदय वाले बात करते हैं, हम तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट में बेटा क्या करता है, इंडियन जो आपका नेशनलिज्म वो चलता है,
इंडियन नेशनलिज्म, वसुधैव कुटुंबकम। बेटा प्रेम्बल से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं, दो मुद्दे मेनली चलते हैं, दो मुद्दे मेनली उठते हैं। एक तो क्या प्रेम्बल पार्ट है संविधान का, और दूसरा बेटा क्या प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है। बेटा पहले बात करें प्रेम्बल संविधान का अंग है या नहीं। यह मुद्दा बेटा दो बार उठा, बेरुबारी केस में उठा 1960 में और केशव भारती में उठा। बेरुबारी केस में तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया जो प्रेम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। ये तो बेटा केवल क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की केवल कुंजी मात्र है, कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उनके माइंड में क्या चल रहा था उसको आप केवल जान सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं संविधान से, संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि नहीं भैया प्रेम्बल जो है संविधान का अंग है, और जब भी हमको संविधान की व्याख्या करने में दिक्कत होती है तो हम प्रेम्बल में दिए गए आदर्शों को बेस बनाकर, उन सारे तत्वों को बेस बनाकर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर हम क्या करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं। दैट्स मीन प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा प्रेम्बल संविधान का पार्ट है, यह प्रमाणित भी हो गया कब, जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 3 अमेंडमेंट करके क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए, मर्ज कर दिए गए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हल्का सा पहले बेरुबारी केस। बेटा बेरुबारी केस, ये छोटी सी जगह आप देख रहे हो कि बेरुबारी, ये जलपाईगुड़ी में बेटा आता है, बेरुबारी थाना क्षेत्र जो आता है। ये बेटा रेड क्लिफ है, देख गौर से देख लीजिए इनको बेटा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने बेटा क्या किया आपको जानते हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किया था, और बहुत कम समय तक बताया जाता है कि थानों से थानों की लाइन को उन्होंने मिला दिया था। हुआ ये कि रेड क्लिफ ने बेटा बेरुबारी क्षेत्र दे तो दिया भारत को, लेकिन देने के बाद मैप के बाद नीचे लिखना भूल गए। बेटा इसी बात को बेस बनाकर पाकिस्तान ने कहा कि बेरुबारी क्षेत्र जो है यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो इसलिए हमें मिलना चाहिए। उसका बेटा नेहरू और नून समझौता हुआ, और नून समझौते के माध्यम से कहा इस क्षेत्र को हम आधा आधा क्या कर देंगे, बांट देंगे। आधा आधा बांटने की सहमति हुई, लेकिन बेटा कुछ अड़चने आ गई। अड़चने क्या आ गई, अड़चने ये आई कि जनता का सवाल ये था, जनता ने सवाल किया सरकार से कि भाई भारत अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को क्यों दे सकता है। और दूसरा प्रश्न बेटा सरकार के सामने था, जनता के सवाल था कि अपना क्षेत्र दूसरे को कैसे दे सकता है। सरकार के सामने बेटा प्रश्न था कि जो हमें ये परिवर्तन करना है, ये क्षेत्र हमको सौंपना है पाकिस्तान को, तो हम आर्टिकल 3 से सौंपें या आर्टिकल 368 सौंपें। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या थी, प्रस्तावना में लिखे दो शब्द, एक तो लोकतांत्रिक गणराज्य और एक संप्रभुता। जब हम लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं तो जनता मालिक है, जनता ने सरकार को चुना है, और जिस सरकार को जनता ने चुना है तो मालिक जनता है, सरकार क्या होगी, जस्ट लाइक सेवक। तो क्या सेवक को अधिकार है अपने मालिक को किसी और को सौंप दे कि आज से तुम हमारे मालिक नहीं फलाना के मालिक होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर बेटा संप्रभु, कि एक संप्रभु देश को दूसरा संप्रभु देश दबाव कैसे डाल सकता है, उसे क्या कह सकता है। और अगर हम अपनी क्षेत्र किसी को दे रहे हैं किसी के कहने पर, इसका मतलब हमने अपने सोवरेनिटी समझौता कर लिया। अब बेटा डिस्प्यूट हो गया, मामला उठ गया। तो बेटा यहां पर हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बेटा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143(1) के तहत, आप जानते होंगे आर्टिकल 141 के तहत बेटा क्या है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और आप जानते हो बेटा एक तो लीगल मैटर से हो सकता है, एक बेटा कोई सार्वजनिक मैटर में हो सकता है। सार्वजनिक मैटर में बेटा सुप्रीम कोर्ट का राइट होता है, मना कर सकते हैं, है ना। और दूसरे बेटे जब कोई लीगल मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मैटर में कोई सलाह दे तो प्रेसिडेंट दोनों ही मैटर में सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन लगभग आप देखेंगे एक बड़ा सुंदर संतुलन है कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी वो राष्ट्रपति ने मानी भी। तो बेटे यहां सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, अपनी एडवाइस दी। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। अब टेंशन को लेना लिखे शब्दों का, सरकार कोई भी शक्ति नहीं देती, क्योंकि ये सरकार को प्रेम्बल जो है कोई भी शक्ति नहीं देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 3 में कहा कि जमीन को किसी दूसरे देश को देने के लिए नहीं है, समझौते को लागू करने के लिए क्या करना होगा, 368 के तहत समझौता करना पड़ेगा। यानी 300 आर्टिकल 368 के तहत आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो यानी कि आर्टिकल 3 के थ्रू नहीं होगा, आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। तो हुआ बेटा इसी की आधार बेस बनाकर 9वां संविधान संशोधन किया गया, और 9वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को बेरुबारी क्षेत्र बेटा दे दिया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 69 में कहा कि अगर हम किसी देश के साथ में कोई सीमा विवाद को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमने दोस्तों दोबारा फिर किया था, आपको पता होगा 100वां संविधान संशोधन 2015 हमने किया था,
सॉरी, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या किया था, लैंड एग्रीमेंट किया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड एग्रीमेंट किया था उसके थ्रू बेटा हमने क्या किया था, वो 162 इनक्लेव जो थे, जिसमें 111 इनक्लेव गए थे बांग्लादेश को और 51 इनक्लेव बेटा भारत को मिले थे। आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश को बहुत फायदा रहा था, करीब 10,000 एकड़ जमीन उसके पास में गई थी, हमको कम मिली थी। वो एक अलग विषय, आईआर में पढ़ाता हूँ बेटा मैं उस विषय को। चलिए, हाँ बेटा, अब अगला प्रश्न क्या उठा था बेटा, अगला प्रश्न ये, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो बेटा ये मामला भी केशव भारती केस में उठा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब हमने ये कह दिया कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, तो प्रेम्बल ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है, मगर ध्यान रखें कि बेसिक स्ट्रक्चर का, मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी भी आधार पर आप क्या नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। तो बेटा ये बात उन्होंने बोली। और आप देखें तो हमारे यहाँ पर 3 शब्द बेटा 42 संशोधन से जोड़ भी दिए गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और आपका क्या, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्दों बेटा क्या क्या जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया। बेटा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं सिंपली अगर डिफाइन करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा क्या है बेटा, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के वेरी मेजर फीचर, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, जब वेरी मेजर कुछ भी हो जाए लेकिन वो फीचर्स नहीं बदलने चाहिए। केशव भारती केस में 5 बेटा फीचर्स को बताया था कि मौलिक ढांचे में ये 5 फीचर्स होंगे। बाद में बेटा बहुत सारे निर्णयों के माध्यम से तकरीबन आज 20 तत्वों को, बेसिक स्ट्रक्चर को बेटा क्या माना, पार्ट माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया साहब बता दो एक बार साथ साथ कौन कौन से तत्व होंगे, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये साहब बताए नहीं जा सकते, समय समय पर हम बताते रहेंगे कौन कौन से तत्व शामिल होंगे। तो इसलिए बेटा कहा जाता है कि मौलिक ढांचे का जो नेचर है वो परिस्थिति जन्य एवं गत्यात्मक है, यानी कि आपका सिचुएशनल एंड डायनामिक। जैसे जैसे परिस्थिति होगी हम बताते रहेंगे और ये हमेशा मोशन में रहने वाला है, गति में रहने वाला है। तो बेटा ये था प्रेम्बल का पूरा हमने एक लेक्चर किया। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके बेटा प्रारंभिक परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और आपको डेफिनेटली क्या करेंगे, सफलता दिलाएंगे। और ये जो बेटा पूरा पीपीटी लेक्चर है आप मेरे टेलीग्राम चैनल निपुण आलम बैन से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, कोई भी कोर्स आपको लेना है, तो आप निपुण 810 कोड को यूज करें और आप उसको डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अंदर